तो एज यूजुअल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये जो बुक है आप देख रहे होंगे घटना चक्र, ठीक है, काफी फेमस बुक है फॉर दोस्त हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, वो लोग इससे वेल अवेयर होते हैं। इसमें जो है हम लोग दोस्तों 1990 से लेकर के और 2020 तक के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन हैं। हालांकि इसका हर साल एक नया एडिशन आता है तो उसमें क्वेश्चंस और इंक्लूड किए जाते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, तो वही हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस किताब को। हिंदी मीडियम की काफी रिनाउंड बुक है, इंग्लिश में आई है और काफी खूबसूरत किताब है, काफी चर्चित बुक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक वीडियोस में मेरा ये मानना होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, विदाउट हैविंग एनी डिले, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा पूरे जितने भी आंसर होंगे, थॉरोली हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसको सुन भी सकते हैं, जैसे हम लोग काफी टाइम हो जाता है तैयारी करते वक्त, तो क्या है एक डिस्कशन, एक रिवीजन क्लास के तौर पर भी लिया जा सकता है इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का विच एक्ट, कौन सा एक्ट था विच अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। जो भारत में ट्रेड होता था दोस्तों, उसकी मोनोपोली को कौन सा एक्ट जो है अबॉलिश करता है। अब आपको इसमें पता है आपको कि पहला तो 1813 का एक्ट था, 1813 का, जिसने ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया था। एक्सेप्ट, इसमें आपको ये याद रखना कि एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ठीक है, चाइना का और जो चाइना के साथ जो व्यापार होता था और जो टी के रेस्पेक्ट में है वो इसमें एग्जेम्प्ट था, वो इसमें शामिल नहीं था। लेकिन जो 1833 का एक्ट था वो कंप्लीट पूरी तरह से इसको क्या कर देता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होता है उसको अबॉलिश करता है, पूरी तरह से खत्म करता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप 1813 के एक्ट को क्या कर देंगे, 1813 के एक्ट को, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1813 के एक्ट पर आप क्वेश्चन टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें ना तो 1833 का ऑप्शन है और ना ही कोई और ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है नॉन ऑफ दी अबव रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, तो वो अलग डिस्कशन है। तो इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट 1813 का वही इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा ऐसा एक्ट था लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। अब आपको पता होना चाहिए कि 1815 से लेकर के 53 से लेकर के ये जितने 1935 तक के एक्ट हैं, यहां से लेजिस्लेटिव पर, काउंसिल पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर, बजट पर और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां से 1853 से लेकर 1935 के एक्ट तक में काफी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता है जैसे एक एक्ट आया था 1861 का, इसमें पहली बार कुछ लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जैसे राजा बनारस, दिनकर राव एंड पटियाला, इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी तरह जो 1892 का एक्ट था फ्रेंड्स, उसमें क्या किया गया कि बजट को डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, काउंसिल्स में बजट में डिस्कशन करने के लिए जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते थे, जनरली वो लोग नॉमिनेटेड होते थे किसी यूनिवर्सिटीज से, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के रिप्यूटेड लोग होते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल काउंसिल्स होती थी, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता था। तो ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो होते थे फ्रेंड्स, उनके साथ क्या होता था, उनको पहली बार 1892 के एक्ट में डिस्कशन दिया गया, डिस्कशन का अधिकार दिया गया। लेकिन आपको ये याद रखना है वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। वोटिंग वो नहीं कर सकते थे और क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। आप ये समझिए, आप अगर बस डिस्कशन होता था वो नाम मात्र का होता था, किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी उस समय बहुत ज्यादा, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे। आप बिपिन चंद्रा पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसको पढ़ाया है, आप पढ़ेंगे तो उसमें मतलब बस काफी फनी तरीके से वो लोग जाते थे और बैठे रहते थे, ना कोई डिस्कशन। जब तक ये गोखले साहब वगैरह का कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने डिस्कस किया बिपिन चंद्रा में, तो गोखले साहब वगैरह जब गए, जब फायर ब्रांड लीडर गए, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। खासकर गोखले साहब के बाद ही ये जो है काउंसिल में इंडिया की आवाज का दबदबा बना है। तो कुछ होता नहीं था, बस ये है कि पहली बार जो है विच ऑफ द एक्ट लेजिस्लेटिव रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो ये इसमें आप 1892 वाला एक्ट याद रखना कि पावर का, यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। देखो दो टर्म है, जो तो अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है ये, और एक क्वेश्चन और है जिसको कहते हैं फेडरल कोर्ट। ये दोनों में आपको अंतर जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब भी लिखा रहता है तो वो तो हो गया दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, लेकिन जब भी फेडरल कोर्ट की बात होती है तो वो 1935 वाला एक्ट आपको याद रखना है। 1935 वाले एक्ट में फेडरल कोर्ट बनी थी। अब क्यों बनी थी? क्योंकि 1935 वाले एक्ट में ही क्या हुआ था, इंडिया को फेडरेशन बनाया गया था ना, आपको याद होगा। फिर 1937 में जो इलेक्शन होता है तो उसमें प्रोविंशियल, आपको पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया बिपिन चंद्रा में, और आपने पढ़ी भी होगी आई होप बिपिन चंद्रा या कोई अच्छी स्टैंडर्ड किताब। तो जो 1937 के इलेक्शन होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं कि इंडिया एक फेडरेशन बन गया, उसमें मतलब प्रोविंसेस में इलेक्शन कराए जाते हैं कि अब भाई इंडिया के लोग जो है धीरे धीरे प्रोविंस में अपनी सरकार बना सकते हैं, और बनाते भी हैं। काफी अच्छा अचीवमेंट रहता है उसमें कांग्रेस का। तो दोस्तों इसमें क्या है, जब भी फेडरल कोर्ट की बात होगी तो आपको 1935 का एक्ट टिक करना हो। जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, और जनरली सुप्रीम कोर्ट पहला जो है कलकत्ता में बनाया गया था, और उसके सर एलिजा एमपी जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता थे, ठीक है। लेकिन जब भी फेडरल कोर्ट की बात होगी, जो अगला क्वेश्चन है इसी में से यूपीपीएससी 2014 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें फेडरल कोर्ट के बारे में पूछा गया है। लेकिन जो ये 2010 का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर है काफी इजी आंसर है, हम लोग सबसे पहले यही पढ़ते हैं, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। बट व्हेन क्वेश्चन इज अबाउट फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट में आपको क्या कहना है कि 1935 के एक्ट में ये लाया गया था, और ये जो कोर्ट बना था ये 1937 में बना था दोस्तों। और जो सर जॉर्ज मॉरिस थे, ठीक है, सर मॉरिस थे, मॉरिस साहब थे वो, मॉरिस गेयर, ठीक है, मॉरिस गेयर साहब इस समय चीफ जस्टिस इसके बनाए गए थे फेडरल कोर्ट के। लेकिन एलिजा एमपी क्या थे, वो सुप्रीम कोर्ट के थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, वो कब बना था? तो मैंने आपको बता ही दिया, 1937 में बनाया गया था फेडरल कोर्ट। 37 में जो एक्ट आया था उसमें प्रोविजन रखा गया था, 35 में प्रोविजन आया था, और 37 में ये कोर्ट बनकर तैयार हुआ था। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2003 में। अब ये 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफी इजी क्वेश्चन है जब भी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया नहीं कि जब से 1773 से लेकर के जो ये 1947 तक जितने भी एक्ट्स बने हैं, इन एक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि आप अगर 1973 वाले एक्ट को देखेंगे तो यहां पर एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी है। क्या है? एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी है। और धीरे धीरे ये एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी किसमें चेंज होती है? लेजिस्लेटिव सुपरमेसी में। ये आपको याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी का लेजिस्लेटिव सुपरमेसी में कन्वर्जन ही हुआ है। जितने भी अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं, और इसी के बीच में क्या है, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। तो हमारे स्ट्रगल से क्या होता था, एक प्रेशर बनता था, और प्रेशर से जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट होती थी हमें कुछ ना कुछ छूट देती थी, कभी कुछ अधिकारों में, कभी यूनियन बनाने का, कभी लेजिस्लेटिव में एंट्री। तो यही पूरा प्रोसेस हुआ है। अब इसी प्रोसेस को आप हमेशा याद रखना कि एग्जीक्यूटिव सुपरमेसी का लेजिस्लेटिव सुपरमेसी में कन्वर्जन के दौरान कई सारे सुधार हुए, कई सारे एक्ट आए, और उसी में जो मैच कराना है उसके बारे में 6वां क्वेश्चन है। तो 6वां क्वेश्चन कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको भी पता होगा कब बना था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। अब जब पिट्स साहब को लगा, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, कि भाई ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो फेल हो रहा है, तो 84 के आसपास उन्होंने क्या कर दिया, 87-84 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की काम आप जानते होंगे, डिस्कशन में पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक कंट्रोल कर लिया, उसको टाइट कंट्रोल कर लिया। बाद में इसको डिसोल्यूट भी किया गया बाद के एक्ट में। और ऐसे भी जो है अगला ये देता है कि सुप्रीम कोर्ट कब बना? सुप्रीम कोर्ट जब भी मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। फेडरल कोर्ट कब आया था? 1935 के एक्ट में। और ऐसे ही परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क। अच्छा दोस्तों, आपको ये बताऊं कि ये जो कन्वर्जन वाला एक इशू बहुत बना रहता है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सावधानी से करना होता है। जो मिशनरीज की एंट्री थी, जो भारत में मिशनरीज आते थे क्रिश्चियन के,
वो उनको काम करने की छूट दी गई, तो वो 1813 के एक्ट में दे दी गई थी। 1813 के एक्ट में कई सारी और बातें हैं, जैसे 1 लाख रुपए बजट दिया गया था एजुकेशन के लिए, ठीक है। चाय और चाइना वाला आपको इशू पता ही है कि चाय और चाइना वाला जो ट्रेड की मोनोपोली खत्म किया गया था, एक्सेप्ट टी एंड विद चाइना। एंड देन मिशनरीज को भी एंट्री दे दी गई थी कि मिशनरीज भारत में आएंगे, वो अपना पूरा धार्मिक जो उनका कर्मकांड है या जो भी जो है धार्मिक रूप से वो सक्रिय होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन वो कर सकेंगे। और तो ये 1800 चार्टर एक्ट 1813 में ये प्रोविजन था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें लॉ मेंबर्स को कब जो है ऐड किया गया। तो आपको पता होगा लॉर्ड मैकॉले 1833 में ऐड किया जाता है इन्हीं को ही ना, 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो 1833 वाला जो एक्ट था उसमें एक लॉ मेंबर को पहली बार ऐड किया जाता है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज लॉर्ड मैकॉले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Lord Macaulay was the first person who was appointed as the law member in the government general council। और बाद में लॉर्ड मैकॉले के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि 1850 के बाद काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एंड द 7th क्वेश्चन इज अबाउट डायरकी, ठीक है। डायरकी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। डायरकी का मतलब होता है कि अबाउट डबल रूल होता है। इसका देखो डायरकी का मतलब सिंपल सा है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, डायरकी का मतलब होता है कि आपको पता है एक सेंट्रल होता है, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल का रूल होता है, मतलब एक जो ब्रिटिश के समय भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, ठीक है, और कई सारे प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। अब इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है, पुलिस, फाइनेंस, जेल, जस्टिस, ठीक है, ये कुछ ऐसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते थे इरिगेशन टाइप के, जो रिजर्व होते थे, मतलब कि रिजर्व लिस्ट में होते थे। ये तो मैंने बताया कि डिवीजन होता था, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस का हो गया और कई सारे जस्टिस, फाइनेंस, ये सारे इश्यूज हो गए, इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व लिस्ट में, ठीक है। अब ये रिजर्व लिस्ट कौन सी है, ये रिजर्व लिस्ट पे सीधा जो है ये यहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है काम कर लेगी, ठीक है, इस पे कोई डिसीजन ले लेगी। और जो प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो प्रोविंशियल के लोग हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, ठीक है। रिजर्व लिस्ट के जैसे मैटर है, मैंने आपको बताया ना, जैसे पुलिस हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, और उसके बाद में इरिगेशन हो गया, जेल हो गया, जस्टिस हो गया, ठीक है, इसमें सब में ये रिजर्व लिस्ट होती थी, ठीक है। प्रोविंसेस पे मैं बात कर रहा हूं, ये प्रोविंशियल लेवल पर था, क्योंकि ये 1900 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का आया था 1917-1919 का जो एक्ट था, आपको पता है, उसमें ये पहले प्रोविंस लेवल पर लागू किया गया। और यही डायरकी को 1935 में प्रोविंसेस से खत्म करके सेंट्रल लेवल पर लगा दिया गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जीक्यूटिव से हमारी जर्नी लेजिस्लेटिव सुपरमेसी की तरफ होती है। तो जब भी लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, तो कोई भी देश का लोकतंत्र सशक्त बनता है ना। एग्जीक्यूटिव के हाथ में सारी पावर अगर रहती है तो वो एक तरह से तानाशाही ही होती है, मतलब एक कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए, चुनी हुई संसद होनी चाहिए, और यही धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है। तो ये 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरकी का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज होती थी, कौन सी कैटेगरीज, एक रिजर्व कैटेगरीज, एंड दूसरी कौन सी कैटेगरी होती थी, रिजर्व, और दूसरी होती थी जिसमें की है कि बातचीत होता था अन्य जो ट्रांसफर होती थी, ठीक है। एक रिजर्व होती थी, जो रिजर्व लिस्ट पे हमेशा किसका अधिकार होता था, जो कि ऐसे मैटर होते थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डील करती थी, जैसे पुलिस वगैरह। दूसरी होती थी ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल में जो लेजिस्लेटिव होते थे प्रोविंसेस के, उनका भी बातचीत उनकी मानी जाती थी। और अगला 8वां क्वेश्चन है, वो है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रल लेवल। मैंने ये पहले ही आपको बता दिया है कि सेंट्रल लेवल पर डायरकी 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। 1935 के एक्ट में कई सारी और चीजें भी हुई थी। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन है कि डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल कब हुई, ये तो मैंने डिस्कस ही कर लिया।
और ये यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है 2017 का। वो अगला क्वेश्चन 10वां, द एक्ट ऑफ 1909 का एक्ट। देखो कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और एसोसिएटेड विद, आपको पता है ना सेपरेट इलेक्टोरेट ना, सेपरेट इलेक्टोरेट में ये तो बहुत बड़ा है, कम्युनलिज्म का पूरा एंगल यहीं से आता है, हम लोगों ने डिस्कस किया वेतन चंद्रा में। तो 1909 का जो एक्ट है इसमें क्या आता है, अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट की, जहां से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जो, वहां से मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसे वोट देगा। ठीक है, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स का पूरा एंगल यहीं से आता है, 1909 का जो एक्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, यहीं से आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये एक पूरी रिवीजन क्लास की तरह है। आई होप यू लाइक इट, एंजॉय। देयर आर सम नॉइजेस, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जर्नी।